आपने बुलाया और हम चले आए साइंस के वन शॉट लेके, जिसमें हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज कवर करते हैं। और आज जो चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत मुश्किल चैप्टर है, समझ ही नहीं आता कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, सेल बाय सेल कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, भाई वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, कहीं दोनों एक ही तो नहीं है। और ये आइसोटोप आइसोबार, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आती चीजें। तो भाई रुक जा, टेंशन लेना बंद कर दे, क्योंकि इस चैप्टर को हम स्टोरी की तरह कवर करने वाले एकदम। और समझ ही नहीं आएगा वीडियो के एंड तक कि आपको ये चैप्टर किस तरह से याद हो गया। अब कहानी किसकी, तो कहानी हमारे एटम की, प्यारे एटम की, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द एटम। कहानी की शुरुआत होती है एटम से। एटम जिसको डाल्टन पहली बार देखते हैं, डाल्टन आते हैं और कहते हैं कि भाई तू एटम, तू ना इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब क्या, कि तू ही है जो है सो तू ही है। अब तेरे में और टुकड़ा नहीं कर सकता, तू ही एक शाश्वत सत्य है। तो सत्य ये है कि तू इंडिविजुअल है, बट बाकी के लोग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भाई तू गलत है, ऐसा नहीं है, इसको मैं देख इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बांट सकता हूं, इसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, देख इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कहां से आए, ये क्या कहीं बाहर दुनिया से आया है? तो तू गलत है यहाँ पे। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को ना ऑलरेडी चैप्टर 3 में कवर कर चुके हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। अगर वो देखना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करें, यहाँ पे एक कार्ड आ रहा होगा। तो अब कहानी में क्या होता है कि हम ना चार्ज पार्टिकल को जब ढूंढने चलते हैं, कि एटम के अंदर घुस जाते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे कि हमें इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है, जे थॉमसन आए, उन्होंने ना 1900 में पहले तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1886 में, उसको देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई कभी इधर जाता रहता है, कभी उधर जाता रहता है, उसकी वजह से आयन बन जाता है, आयन आ जाता है, माइनस प्लस चार्ज लग जाता है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1900 में जे थॉमसन ने इसको आइडेंटिफाई किया। भाई इलेक्ट्रॉन तू है, तेरा एग्जिस्टेंस किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया 1900 में। देन उसके बाद इसने किया क्या था भाई, ऐसा क्या महान काम कर दिया जिसकी वजह से बता दिया इसने, तो इसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और फिर बताया कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन की खास बात कुछ मैं बता रहा हूं, उसको नोट करके लिख लो, उसको नोट कर लो कॉपी में, नोट कर लो उसको। चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब माइनस में क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसलिए। और इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और बोला भाई ये ना नेग्लेजिबल मास है। नेग्लेजिबल मतलब क्या, एक बात बताओ आप, 10⁻31 मतलब सोच रहे हो कितना छोटा है, यानी कि ये मास नेग्लेजिबल है। और फिर अगर प्रोटॉन की बात करें तो यूजिन गोल्डस्टीन ने, भाई इलेक्ट्रॉन तू कह रहा है जे थॉमसन तू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहा है, तेरे से पहले मैं एक सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर चुका हूं। वो पता है क्या, वो है प्रोटॉन। 1886 में मैं तेरे से पहले डिस्कवर कर चुका हूं। मैंने डिस्कवर किया था, मैं एनोड रे केनाल्स रे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। देखो इलेक्ट्रॉन को ना हम ना कैथोड रे भी बोलते हैं, जबकि प्रोटॉन को हम एनोड रे या केनाल्स रे भी बोला जाता है। तो उन्होंने केनाल्स रे या एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया। वो कहते हैं मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और देखो मैं बता रहा हूँ, तू अपने इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है ना, तू सही कह रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस में, लेकिन मेरा प्रोटॉन का चार्ज भी है, तूने मेरे से कॉपी तो नहीं कर लिया भाई। ये है, ये क्या है, ये पॉजिटिव में है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्लस में है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इसका जो मास है ना, चलो भाई मास तो कॉपी मत करियो, क्योंकि मास तो मेरा अलग है, मैं प्रोटॉन मैंने जो डिस्कवर किया है उसका मास अलग है। उसका मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और एक फैक्ट, एक चीज तो भाई देख, तूने अलग डिस्कवरी करी इलेक्ट्रॉन की, मैंने अलग करी प्रोटॉन की, बट एक चीज है जो मैं बता सकता हूँ यहाँ से, वो ये बता सकता हूँ कि जो मेरा प्रोटॉन जो मैंने डिस्कवर किया है ना, कौन कह रहे हैं, गोल्डस्टीन साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा प्रोटॉन जो मैंने डिस्कवर किया है ना, उसका मास तेरे इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 तेरे जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, तो फिर जाकर के मेरे बराबर मास होगा। यानी कि मेरे लिए एक अकेला ही काफी है, मेरा एक प्रोटॉन अकेला ही काफी है, जबकि तेरे 2000 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उसके लिए। अपना एटम की कहानी में क्या होने वाला है ना, कि कुछ लोग, तीन साइंटिस्ट आएंगे, तीन चार कुछ साइंटिस्ट आएंगे और बोलेंगे, वो एटम को देख के जाएंगे, कोई यहाँ से देखेगा, कोई यहाँ से देखेगा, अलग अलग एंगल से देखेंगे और कुछ 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 उसके बारे में बोल के चले जाएंगे। भाई एटम की कहानी चल रही है ना, तो सब उसके बारे में अलग अलग नजरिए से बोलेंगे। एक ही चीज के बारे में लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ लोग आएंगे और अलग अलग नजरिए से बोलेंगे। तो तीन साइंटिस्ट आएंगे, एक थॉमसन आएंगे, भाई वो बोलेंगे भाई एटम ऐसा ऐसा वैसा। फिर रदरफोर्ड आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह का, इस तरह का, आप तो गलत कह रहे हो। फिर उसके बाद बोर आएंगे, बोर बोलेंगे नहीं भाई तुम सब गलत हो, मैं हूं महान, मैं बताता हूँ कैसा होता है एटम। तो एक एक करके बात करेंगे। थॉमसन क्या कहते हैं, थॉमसन ने बोला, भाई थॉमसन एक सिंपल सा मॉडल देता है एटम का। उन्होंने बोला भाई हमें तो नहीं आता ये सब समझ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये घूम रहा है, ये आगे पीछे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
सिंपल सी बात है, जो एटम होता है ना वो गोल होता है, वो स्फेयर जैसा होता है, बिल्कुल एकदम जैसे तरबूज होता है। मुझे तो तरबूज समझ आता है भाई, मेरे को तरबूज पसंद है, मैं तरबूज खाता हूँ और मुझे एटम वैसा ही दिखता है। सिंपल सी बात है, तरबूज जो है वो पूरा का पूरा रेड होता है, तो रेड वाले पार्ट को मैं पॉजिटिव बोलूंगा, यानी पूरा का पूरा जो एटम होता है वो पॉजिटिव होता है, ऐसा कहता हूं मैं तो। और जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं वो असल में बीज है, वो जो बीज वो फेंक देता है मुंह से खाके, वो उसने सोचा ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में, जो कि इसमें धसे हुए हैं। तो पॉजिटिव स्फीयर यानी पॉजिटिव ओवरऑल एटम पॉजिटिव बोला, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच में धसे हुए हैं। अब एक चीज है ना यहाँ पे कि इसको, इसके नाम क्या दे रखे, वाटरमेलन मॉडल इसको बोला, इसको क्रिसमस पुडिंग भी बोलते हैं। आप ना सिंपल सी एक बात समझो, आपने चावल की खीर खाई है ना, चावल की खीर में जब पूरा खीर होता है तो उसमें जो दूध वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, ऐसा मान के चलो, और जो खीर, जो चावल होते हैं, जो चावल के दाने होते हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धसे हुए, ऐसे समझ लो। सिंपल सी बात है, खत्म, इससे ज्यादा मत सोचना। तो इसमें इन्होंने सिंपल सी बात बोली, बोला कि एटम जो है ना वो पूरा पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है पूरा। और इसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन है ना इसमें धसे हुए, एम्बेडेड यानी धसे हुए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे बीज नहीं धसे होते तरबूज के अंदर वैसे ही। और इन्होंने दूसरी बात बोली, भाई जितना पॉजिटिव है ना, जितना रेड वाला पार्ट है ना उतना ब्लैक वाला पार्ट है तरबूज के अंदर, वैसे ही एटम में भी ऐसा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया। सिंपल सी बात, इन्होंने बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसे बोला इन्होंने, बस। अब ना क्या हुआ, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने बोला भाई थॉमसन रुक जा, तूने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हुए कैसे भी अरेंज कर दिया तूने, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज, ये अरेंज कैसे है? तूने कह दिया कि इधर उधर कैसे भी रख दिया, पॉजिटिव के बीच में बीच जैसा रखा होता है, ऐसे थोड़ी ना होता भाई, जैसे मर्जी तू बोल के चला जाएगा और मान लेंगे, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं जा रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसका नाम मैं दूंगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, ये होता है हीलियम का आयन जो कि डबली आयनाइज्ड है। डबली आयनाइज्ड मतलब होता है 2+ चार्ज है उसके ऊपर। अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा हीलियम 2+। और वही, ये अगर नहीं समझ आ रहा तो ये आगे समझ आएगा, क्योंकि यही तो हम देखेंगे इस चैप्टर में डिटेल में कि ये प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो अभी तो इतना याद रखो कि अल्फा पार्टिकल मतलब डबली आयनाइज्ड हीलियम, ऐसा हीलियम जो कि जिसपे 2+ चार्ज है, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने किया ये एक्सपेरिमेंट में, एक मशीन गन रखी, मशीन गन समझते हैं, धाए 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 गोली चलते इसमें से, तो उसमें से गोली नहीं चल रही है, उसमें से हीलियम प्लस आयन 2+ वाले यानी अल्फा पार्टिकल जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये गोली रखी है और इसको ऑटोमेटिक चला दिया, तो अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। अब गोल्ड की फॉइल क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड जो होता है मैलिएबल होता है, उसको ना हम सीट में बदल सकते हैं, एकदम पतला कर सकते हैं। अगर मान लो वो इतना मोटा होता तो भाई ऐसे तो सारे एटम, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जाते ढुई ढां ढुई ढां ढुई ढां, सारे वापस नहीं आ जाते। तो इसीलिए उन्होंने एकदम पतला रखने की कोशिश करी कि भाई एक्सपेरिमेंट भी सही से हो। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं, एक बात बताऊं, ये जो एक्सपेरिमेंट वो एक्चुअल में करने जा रहे हैं ना, उनको पहले से पता था कि ये आने वाला है, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। उन्होंने एकदम से गोल्ड फॉइल थोड़ा ना लिया, उन्होंने पहले पता नहीं कौन से एलिमेंट क्या क्या लेड लिया और पता नहीं क्या क्या, बट उन्हें पता था कि अगर मैं गोल्ड लूंगा तो यही होने वाला है। तो उनकी साजिश थी इनके पीछे, ताकि वो साइंटिस्ट अपनी फेलियर्स थोड़े ना दिखाते हैं, वो तो वो दिखाएंगे ना जो सक्सेस है, कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये सक्सेसफुल हो गया। तो उन्होंने क्या किया भाई, ढाई करके मारा, तो वो पतली सी सीट रखी गोल्ड की। अब भाई इसके पीछे उसकी साजिश है, सिंपल सी बात है। तो गोल्ड की जो पतली सी फॉइल है उसमें वो, अब इसकी खास बात क्या है, गोल्ड तो मैंने बता दिया क्यों लिया, क्योंकि पतली सीट हो गई। और ये जो स्क्रीन है ना, ये एक तरह से स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। अब आप इतना समझो बस, जिंक और सल्फर को जब मैं मिला लूं तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा, उसकी एक स्क्रीन बनाई। अब स्क्रीन क्यों बनाई? ताकि भाई अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन दिखे ना, मुझे इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो ग्लो कर जाए, ग्लो यानी चमक जाए एकदम से, कि भाई हाँ ये इससे टकराया है, ऐसा करके वो चमक जाए वहां से। तो एक गोल्ड फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल टकराया तो क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के वक्त हुआ क्या, तो हमने ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। तो 3 चीजें हमने ऑब्जर्व करी। पहली चीज मैंने ये ऑब्जर्व करी कि भाई ये मशीन गन से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, तो इसमें से ज्यादातर तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट सीधे आर पार चले जा रहे हैं। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि स्क्रीन में बत्ती जल रही थी, ग्लो हो रही थी, इसलिए हमें पता चल गया। और उसके बाद हमने ऐसे देखे, कुछ ऐसे थे जो कि कुछ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। और वो डिफ्लेक्शन कैसे, जैसे मान लो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल गया और डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया, तो भाई यहाँ पे ग्लो हुआ होगा, अगर पीछे गया हो तो पीछे ग्लो हुआ होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया। बट भाई 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि जा रहा है, जैसे ये गोल्ड फॉइल है, और अल्फा पार्टिकल गया जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा सुम जुम्बा, मतलब उसी रास्ते से वापस आ गया।
जिसको कहते हैं रिबाउंड करना। तो हमने तीन ऑब्जर्वेशन देखी, कौन सी? मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे स्ट्रेट चले गए सीधा, और सम डिफ्लेक्टेड हो गए कुछ एंगल्स पे, थोड़े से टूइटा 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 डिफ्लेक्ट हो गए। जबकि 1200 लिखा हुआ है, जबकि 12,000 में से एक ऐसा था जो कि रिबाउंड किया, मतलब ऐसे करके जूम वापस उसी रास्ते पे आ गया, सेम, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया। होता नहीं उल्टे पैर वापस आ जाओ कि भाई देखो जाओ और उल्टे पैर वापस आ गया, वो बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे ना कुछ कंक्लूजन निकलेंगे। अब कंक्लूजन क्या होगा वो हम निकालेंगे, देखना कंक्लूजन कैसे होगा। जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गए तो वो स्ट्रेट थे, स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब ये है कि भाई अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली है, यही मतलब हुआ इसका। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, जैसे अगर यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा है और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल उधर आर पार चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें बहुत सारी खाली जगह है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम आर एम्प्टी, खाली है, एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है। और कुछ ऐसे भी थे जो कि एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब ये है। अब डिफ्लेक्ट कैसे हुआ देखो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां से भी अल्फा आ रहा है, अल्फा भी पॉजिटिव है, तो असल में हुआ क्या ना, ये साइड में गया होगा और यहां से डिफ्लेक्ट हो गया होगा ऐसे एकदम से, ये साइड में गया होगा किनारे पे और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इधर साइड में गया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया होगा, इधर साइड में ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज देखो सम यानी कुछ है, तो कुछ ही ऐसे थे, सारे नहीं थे, कुछ ही थे, तो सम डिफ्लेक्टेड एट एंगल, यानी कि सम लेस स्पेस हैव पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत कम स्पेस ऐसा, बहुत कम जगह ऐसी है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है ना। और 1 आउट ऑफ 12,000 रिबाउंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसने बहुत चिन्नी सी जगह ले रखी है, बहुत छोटी सी जगह ले रखी है, और उसका मास भी बहुत कम होगा, ये मतलब है इसका। तो यहां पे लिख देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस एंड, और उसका मास भी कम होगा, बहुत कम जगह ले रखी है तो उसका मास भी कम होगा, स्पेस भी कम होगा, बहुत जगह उसने घेर रखी होगी नहीं, मतलब एकदम कम जगह होगी ना, क्योंकि मतलब सोचो 12,000 में से एक जा रहा है और वो वापस लौट के आ रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा स्पेस खाली है, बस चिन्नी सी जगह में वहां पे मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका सारा मास। और उस जगह को पता क्या कहते हैं, वो जो जगह है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। वो जो होता है वो एटम का न्यूक्लियाई यानी नाभिक होता है, हिंदी में नाभिक बोलते हैं इसको, पता है, न्यूक्लियाई होता है एटम का वो। और यहां से एक चीज पता चली भाई कि कितना, मतलब ये तुम कह रहे हो छोटा चिन्ना सा यानी न्यूक्लियस है, वो कितना चिन्ना मतलब क्या, तो भाई सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो मैंने जो रेडियस देखो, अगर मान लो मैंने एक लाइन ऐसे करके एक लाइन खींची, एक गोला बनाया, तो उसमें अगर मैं एक सुई से, ये तो मार्कर है, अगर मान लो मैंने एक सुई से एक डॉट खींचा, तो उतनी छोटी सी जगह ले रखी है न्यूक्लियस ने, पता है, बहुत कम जगह है वो। और इसको कंपेयर पता है कैसे करते हैं, इसको कंपेयर ऐसा करते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10 की पावर 5 गुना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, यानी कि 10 की पावर 5 मतलब 1,00,000, मतलब अगर आप न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस उसको 1,00,000, उसके रेडियस को 1,00,000 गुना कर देंगे, उसकी डिस्टेंस जो न्यूक्लियस का 1,00,000 गुना कर देंगे, तब जाकर के आपको एक एटम मिलने वाला है, इतनी आसानी से नहीं मिला, ठीक है। अच्छा ये तो समझ आ गया, क्या हुआ ना, रदरफोर्ड ना बहुत अकड़ में आ गए, इन्होंने बोला मैंने तो ऑब्जर्वेशन दिए, कंक्लूजन दिए, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया कि भाई थॉमसन तो हवा में आके बोल के चले गए, लेकिन मैंने तो पूरा एक्सपेरिमेंट किया। तो भाई देखो इन्होंने ये बोला कि मैं तो भाई अब एक मॉडल का नाम दूंगा, मैंने बहुत मस्त मॉडल बनाया है, मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, बड़े अकड़ के साथ इन्होंने नाम दिया। अब बोला कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या होता है, ध्यान से सुनना, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर होता है, और न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है इसको मैं न्यूक्लियस बोलूंगा। ये बहुत अकड़ करके बोल रहे हैं, देखना, कह रहे हैं न्यूक्लियस है
और नियरली ऑल मासेस रिसाइड्स हियर, जो इसमें जो जितने भी मासेस है, जो भी एटम है, एटम का सारा मास, सारा का सारा, यानी जब हम बोलते हैं वजन, एटम का वजन, तो वो सारा वजन कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऑल मास, इसके अंदर सारे के सारे मास हैं। और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमता जा रहा है, जुम 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 घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर एकदम। और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है एटम से। हाँ ये तो ठीक है, ये तो तुम सही कह रहे हो, तुमने एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम से बहुत कम है, 1,00,000 गुना कम है, वो बता दिया। भाई अब देखो, सबका घमंड तोड़ने के लिए कोई ना कोई आता है, रावण का घमंड भी टूटा था, इसका भी घमंड टूटेगा। तो कुछ तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए बोर, उन्होंने बोला भाई रुको, 1 मिनट रुको, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ये जो मॉडल है, न्यूक्लियर मॉडल एटम ये है वो है, तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सुनो ध्यान से, मैं एक बार लॉजिकली एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि तुम्हारा एटम जो मॉडल जो तुमने बनाया है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, वो एकदम ही गलत है। कैसे? उन्होंने बोला कि तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रदरफोर्ड ने बोला हाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन क्यों? देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो वेलोसिटी तो है इसकी, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली होती है, ये बात हमें पता है। तो इस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है, और यहाँ पे तो इस तरफ डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और किसी चीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था, दोनों में से एक या कोई दोनों चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये बात भी तुम्हारी सही है कि तुम कह रहे हो वेलोसिटी में है तो एक्सेलरेटेड है, हाँ ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन है इसमें तो वो एनर्जी भी रेडिएट कर रहा होगा, है ना? हाँ, उन्होंने बोला हाँ भाई एनर्जी भी रेडिएट कर रहा होगा, क्योंकि कोई चीज भागेगी तो थकेगी, अगर मैं भागूंगा तो मैं थक जाऊंगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो तुम्हारी एनर्जी भी लूज होगी, तो बोला हाँ एनर्जी भी लूज होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला एनर्जी लूज हो गई, तो अब ये बताओ तो तुम घूम ही क्यों जा रहे हो लगातार? तुम अगर मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और तुम इलेक्ट्रॉन हो, तुम अगर घूम रहे हो, तो भाई तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है, तो तुम एंड में इसके अंदर गिर जाओगे, क्योंकि तुम थक गए, तो अब तुम और थोड़ा ना घूम पाओगे, तो तुम थक चुके हो, तो तुम फॉल कर जाओगे न्यूक्लियस के अंदर, और इसका मतलब एटम तो खत्म, एटम कहाँ बचा फिर? जब इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर घूम के न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम कहाँ बचा? तो एटम तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल यानी एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई साहब ये क्या बोल दिया, हम तो एटम की कहानी सुन रहे थे, एटम की अनटोल्ड स्टोरी, और एटम को जान से मार दिया। अपना क्या हुआ, पिक्चर में आए बोर साहब, बोर ने बोला कि भाई देख सुन, एक बात सुन भाई रदरफोर्ड, तेरी बात तो सही है भाई रदरफोर्ड, तेरी बात तो सही है, बट तूने एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती क्या करी तूने गलती ये करी कि अब इसमें हम देखेंगे, गलती ये है उसकी कि उसने बोला कि जब रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी को छोड़ता जा रहा है, लूज कर रहा है एनर्जी, वो उसने गलती कर दी। तो उन्होंने बोला, बोर्स ने ना कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ स्टेटमेंट दी, यानी अब उन्होंने एटम को देखा और उन्होंने कुछ बात बोली एटम के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई देखो तुमने बात तो सही बोली कि भाई एक न्यूक्लियस है, वो तो बात सही है, और उसके अराउंड वो जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहे, ये बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन वो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं ना, जिस कक्षा में वो घूम रहे हैं, यानी कि जिस पाथ पे वो घूम रहे हैं, वो जो ऑर्बिट है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट है। अरे डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होता है? डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और वहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ना ही एनर्जी ले सकता है ना ही दे सकता है, वहां पे कोई भी लॉस या फिर रेडिएशन ऑफ एनर्जी होता ही नहीं है वहां पे। यानी कि ये जो है सर्टन स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे एक ऑर्बिट ये है, इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ये जो ऑर्बिट है इसको कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा जाता है, स्टेबल ऑर्बिट है, यहाँ पे ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता कि एनर्जी छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भागते भागते हम थक जाते हैं ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भागते भागते नहीं थक रहा, ये ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन थक ही नहीं रहा है, वो भागता जा रहा है लेकिन वो थक नहीं रहा है। दूसरा इन्होंने बोला कि रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये रेडिएट नहीं कर रहे हैं एनर्जी को, डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट निकाल ही नहीं रही, ये थक ही नहीं रहे भाई साहब। और ये जो ऑर्बिट्स है, ये जो सेल्स है, ये जो रास्ते हैं, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसको देखो, ये रास्ता है, इसी रास्ते को ऑर्बिट भी कहते हैं, इसी रास्ते को सेल भी कहते हैं। तो जो कंफ्यूजन था ना कि सेल क्या होता है, तो भाई सेल तो सिंपल सी चीज है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
अगर मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं तो ये मेरे लिए सेल है, खत्म। अगर इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे चल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए सेल है, वो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, सिंपल। और वो जो ऑर्बिट है, वो जो सेल है, उसको कहते हैं एनर्जी लेवल। तो ये ना अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना भाई। आप बताओ, आपका मन ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं भाई ऐसा काम करो तुम ना अपने दोस्त के घर जाओ, तो तुम क्या एक ही रास्ते से डेली जाओगे? तुम्हारा मन करेगा कि आज यार चल इधर से चलते हैं, आज यार चल उधर से चलते हैं, ऐसे मन करेगा ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं मैं तो और भी रास्ते लूंगा, तो एक रास्ता मैं यहां लूंगा, एक रास्ता मैं यहां लूंगा, दूसरा तीसरा रास्ता मैं यहां लूंगा, चौथा रास्ता मैं यहां लूंगा, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी चलूं। लेकिन जहां मैं घूम रहा हूँ वो बात पक्की है कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट होगा, यानी कि वहां पे मैं एनर्जी को रेडिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं थकना नहीं चाहता। अगर मैं थकने लग गया तो मैं न्यूक्लियस में चला जाऊंगा, फिर अनस्टेबल हो जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो ये न्यूक्लियस के जो सबसे पास में जो रास्ता होता है, ये वाला, ये जो रास्ता है, इसको कहते हैं, ये पहला रास्ता है, इसको बोलते हैं के। और जो ये दूसरा रास्ता है जो थोड़ा सा दूर है, उसको बोलते हैं एल, के एल। फिर उसके बाद ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं एम, और ये जो रास्ता है जो सबसे बाहर है इसको बोलते हैं एन। और इसके लिए जो सेल नंबर है, सेल नंबर क्या है, ये जो सेल नंबर है इसका सेल नंबर क्या होता है कि कमरा नंबर कौन सा है। होता है ना होटल में जाते हैं तो बोलते नहीं कि भाई मुझे कमरा नंबर 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है। तो कमरा नंबर 1 कौन सा है? कमरा नंबर 1 वो है जो कि न्यूक्लियस के पास में है। इसके लिए n बराबर 1 है। n मतलब समझ लो आप रूम नंबर, यानी कि सेल नंबर, सेल नंबर ही रूम नंबर है। तो इसके लिए k के लिए n होता है 1 और l के लिए n होता है 2, यानी कि जो l है वो एक्चुअल में कमरा नंबर 2 है, और जो m है वो कमरा नंबर 3 है, और जो n है वो कमरा नंबर 4 है। तो के एल एम एन ये याद रखना। देखो फिर से समझना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में जो कमरा है वो के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है, कमरा नंबर 1 2 3 4 है, बस। ठीक है। अब यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत नखरे करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मैं एक कमरे में नहीं रहूंगा, जब तुम मेरे को 3-4 कमरे दे रहे हो तो क्यों ना मैं फैल के रहूं थोड़ा, मतलब मेरी तो एक लिमिट होगी। ऐसा थोड़ा ना कि मैं पहले वाले कमरे में मान ले मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो मेरा मन ये तो नहीं करेगा, मैं तो थोड़ा ना ठूस के रहने वाला, मैं तो रहूंगा फैल के एकदम, जैसे हम फैल के रहने वालों में से है, तो मैं तो फैल के रहूंगा, मैं अलग अलग कमरों में बटूंगा। तो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कमरे में बटना वही तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कंफ्यूज क्या होना, बहुत आसान है। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि भाई मैं एक ही कमरे में रहूं, आप अलग अलग कमरे में जाते हो कि नहीं जाते हो, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि भाई मैं तो एक कमरे में बंद नहीं रहूंगा, मैं तो अलग अलग कमरे में जाऊंगा। और मैं मान लो मैं 10 हूं, टोटल में 10 हूं, अगर किसी एक एटम के अंदर अगर मैं 10 हूं तो मैं एक कमरे में नहीं रहूंगा, मैं भाई थक जाऊंगा, मैं भाई इतने घुटन में नहीं रहने वाला। मैं क्या करूंगा, अपने कुछ दोस्तों को दूसरे कमरे में भेज दूंगा, कुछ को दूसरे कमरे में भेज दूंगा, लेकिन हम सब एक साथ नहीं रहेंगे कि हम दब के रहे, ऐसा नहीं है, हम खुल के रहेंगे, एकदम फैल के रहने वाले हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो अब इसका ना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है कि अलग अलग कमरों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। मान लो किसी में 15 इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलेगा भाई तू तू इसमें रह ले, कुछ इसमें रह ले, कुछ इसमें रह ले, कुछ इसमें रह ले, अलग अलग चले जा, लेकिन दम घुट के नहीं रहने वाले हम सब, हम दम घुट के नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। अब क्या हुआ ना, जब ये सब बोर मॉडल की कहानी चल रही थी तो उसी टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई 1932 में, उसी दौरान, छोटा सा है समझ लो, 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल, और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही है, याद रखना इसको। और ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस है ना, ये अब बोलोगे कि दिख कहाँ रहा है, इसको आप दर्शा क्यों रहे, तो भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल को मैं किससे दर्शाऊं, न्यूट्रल मतलब क्या, ना प्लस है ना माइनस है, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस इसके लिए कुछ लिख ही नहीं सकता। तो बट यहाँ पे ये है, दिख नहीं रहा वो बात अलग है, बट इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आएगी, लेकिन अब ये तो समझाओ कि भाई आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कमरे में बट गए, बट उसको बांटे कैसे, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लेक्चर को यहाँ से बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से बच्चों को समझ में आना बंद हो जाता है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है जो है हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल, यानी जो अलग अलग कमरे थे उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बटते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें रखे जाते हैं। तो उसके लिए ना बोर और बरी, दो साइंटिस्ट थे, बोर और बरी, तो उन दोनों ने मिलकर के कुछ रूल दिया। रूल क्या है, ध्यान से सुनना। रूल क्या है, पहला रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, अगर किसी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम भर सकते हैं, वो हम कैसे देखेंगे, वो देखेंगे 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो 2n स्क्वायर जो है, अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मान लो, जैसे
ये हमने देखा था ना, ये इसका न्यूक्लियस था और ये पहला कमरा। तो अगर पहला कमरा है तो पहला कमरा K था, दूसरा कमरा L था, तीसरा M, चौथा N। तो K के लिए N बराबर 1 था, ये चीज हमें पता है। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2n स्क्वायर, यानी 2 और n की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 आ गया। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं पहली सेल में, K वाली सेल में, ठीक। अब इसके बाद L, तो L के लिए n की वैल्यू 2 थी, तो n की वैल्यू 2 और फिर 2 का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो जो दूसरा वाला सेल है n इक्वल टू 2, जिसके लिए L वाले में, L वाला जो सेल है L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। और अगर M की बात करें तो M के लिए n की वैल्यू क्या थी? 3, तो वो हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। तो जो तीसरी वाली सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और n की बात करें तो उसके लिए लास्ट वाले के लिए n 4 है, तो 2 और 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। तो मैक्सिमम कौन से वाली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया सवाल, ध्यान से सुनना इसको। 2, 8, 18, 32 होता है। ये हमने कैसे निकाला? 2n स्क्वायर रूल से। तो 2n स्क्वायर समझ आ गया ये रूल कौन सा है, ठीक। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहर वाला कमरा, जो सबसे, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे अगर न्यूक्लियस बीच में तो 1 कमरा, 2 कमरा, 3, तो सबसे बाहर वाला जो कमरा है उसमें वो जो सेल है, वो जो कमरा है, उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, सिंपल। तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा मत भर देना, सिर्फ 8 ही आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी बात इन्होंने बोली, भाई फिल द सेल स्टेप वाइज, जो सेल है ना उसको स्टेप वाइज फिल करो। अरे इसका मतलब क्या? तो भाई इसका मतलब ये है कि पहले अंदर वाले सेल फिल करो, लिखा है पहले अंदर फिर बाहर, यानी कि पहले इनको भर दो पूरा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन अगर कोई तीसरा होगा तो वो अगले वाले कमरे में जाएगा, यानी कि कमरा पहले अंदर का कमरा भरो और फिर बाहर के कमरे भरो, फिर बाहर के कमरे भरो, पहले अंदर के भर दो सारे। तो पहले अंदर के कमरे भर लेना, अंदर के सब में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, देन उसके बाद बाहर भरना। अब मैं ना एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो। देन इसके बाद कुछ टर्म्स है वो हम समझ लेते हैं जो कि बहुत कंफ्यूज करता है, कि समझ ही नहीं आता ये सब होता क्या है, वैलेंस सेल, वैलेंसी क्या है ये सब। तो वैलेंस सेल क्या होता है भाई? आप एक चीज याद रखो, बस सिंपल सा एक डेफिनेशन याद रखो कि जो एटम होता है उसमें सबसे बाहर वाला जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है, उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। अब उस कमरे के अंदर जो सबसे बाहर वाला कमरा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल कमरा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो बाहर वाले कमरे में 9 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोल दिया, या 7 है, 8 है, कुछ भी है, तो मैंने बोला 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कमरे में, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7 होंगे, क्योंकि मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा तो सबसे बाहर वाले कमरे का बताना है, अंदर वाले का नहीं बताना कि 2 वाला, नहीं वो नहीं बताना अंदर। अब वो मैं और अच्छे समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा आपको। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या है भाई? वैलेंसी कुछ नहीं है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये क्या बोल दिया भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ेंगे। अरे अब भी नहीं समझ आया? तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि जैसे बाहर जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे किसी एटम की हमने बात करी और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहर वाले में अगर 1 से लेकर 4 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी वही आ जाएगी सेम। जैसे वैलेंसी कैसे निकालते हैं, देखो वैलेंसी निकालना, वैलेंसी अगर मुझे निकालनी है वैलेंसी तो कैसे निकालूंगा? तो अगर किसी के आउटर मोस्ट में 1 है, 2 है, 3 है या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा भाई वैलेंसी यही है। वैलेंसी क्या? अगर 1 है आउटर मोस्ट में तो 1 है वैलेंसी, अगर 2 है आउटर मोस्ट में तो 2 है वैलेंसी, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। बट अगर 5 है और 6 है और 7 या 8 है आउटर मोस्ट में, तो मैं बोलूंगा भाई वैलेंसी निकालने का एक फॉर्मूला है 8 माइनस नंबर, यानी कि 8 में से 5 गया तो वैलेंसी 3 आई, 8 में से 6 गया तो वैलेंसी 2 आई। जब हम टेबल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। देखना आपने ना कभी अगर कहीं भी समझा या ना समझा, लेकिन यहाँ पे आपको पक्का समझ आने वाला है जब मैं टेबल को फिल करूंगा अगले बार इसमें थोड़ी देर में। तो 5 से 8 अगर हो तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर। और अगर 1 से 4 हो, आउटर मोस्ट में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो सेम वही नंबर उतार देना, वही उसकी वैलेंसी होगी। अब बात करते हैं सिंबल्स की, कि भाई एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं,
एटम को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, ABCD पढ़ते हो तो ABCD कहां से कहां तक पढ़ते हो, A to Z, तो A to Z यानी कि A मतलब क्या, A मतलब मास नंबर, A जो होता है वो मास नंबर होता है और Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो मेरा मन है नाइट्रोजन को दिखाने का, तो नाइट्रोजन को कैसे दिखाऊं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ना। तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उसको मैं नीचे लिखूंगा, जबकि इसका मास नंबर 14 होता है तो उसको मैं ऊपर लिखूंगा। तो ऊपर मास नंबर लिखा, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा, तो वो हो गया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब जो न्यूट्रल एटम होते हैं, सिर्फ न्यूट्रल, चार्ज वाले की बात नहीं कर रहा, चार्ज वाला मतलब क्या, जो ऐसे नहीं होते Na+, Mg2+, इन सब की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो न्यूट्रल होते हैं, जो सिंपल होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जैसे जो भी हमने पढ़े थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उस पे किसी पे भी टेबल के अंदर कोई भी चार्ज था उसमें नहीं था, तो वो सारे के सारे न्यूट्रल। उसमें खास बात क्या होती है कि जो जेड होता है, जेड यानी कि क्या, एटॉमिक नंबर जो होता है, और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटोन, जो एटॉमिक नंबर होता है वो जो जेड होता है वो प्रोटोन के बराबर होता है हमेशा, यानी किसी भी एटम में जितने प्रोटोन है वही उसका जेड है। मतलब मैंने बोला कि एक मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो उसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन भी उतने होंगे जितने एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, तो उतने प्रोटॉन भी उसके अंदर होते हैं, सिंपल सी बात है। तो जेड जो है पी के बराबर होता है हमेशा, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि चार्ज के लिए ये, अनचार्ज के लिए ये, न्यूट्रल के लिए, हमेशा जेड बराबर प्रोटोन होता है, सिंपल। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटोन के बराबर होता है। और यहाँ पे ए क्या है, मास नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। अब ए एक्चुअल में है क्या, तो अगर आपको ए निकालना है यानी कि मास नंबर निकालना है, तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, उन्होंने प्रोटॉन दे रखे होंगे और न्यूट्रॉन दे रखा होगा, आपको दोनों को ऐड कर देना और कह देना भाई ये है मास नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास कुछ नहीं, अगर मान लो जैसे अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है 14, अगर इस 14 के आगे मैं यू लगा दूं, क्योंकि जो मोलर मास होता है उसको यू में नापते हैं, हमें पता है ना, जैसे किसी चीज को मान लो केजी में नापते हैं किसी भी चीज में, तो ऐसे मोलर मास को यू में नापते हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है नाइट्रोजन का, मास नंबर यानी कि सिर्फ नंबर पूछ रहे हैं तो वो 14 है। लेकिन अगर इन्होंने पूछा कि मोलर मास बताओ नाइट्रोजन का, मोलर मास, तो मैं बोलूंगा भाई 14 उसका मास नंबर है, ठीक है, लेकिन उसके आगे मैं यू लगा दूंगा, तो नाइट्रोजन का मोलर मास 14 नहीं होता है, इसको ग्राम पर मोल में बोला जाता है। यानी कि एक मोल नाइट्रोजन अगर मैं लूंगा तो कितना ग्राम होगा, तो वो होगा 14 ग्राम, जिसको जो ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल होता है ना, ग्राम पर मोल, उसको हम यू में भी दर्शाते हैं, तो वो हो गया मोलर मास। तो मोलर मास और मास नंबर दोनों अलग होता है, दोनों को मिक्स मत करना, मास नंबर सिर्फ नंबर है और मोलर मास एक तरह से वजन है, उसका मास है। तो अब हम इस चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुके हैं जहां पे हम ये वाले टेबल फिल करेंगे और मैं करूंगा और आप भी मेरे साथ करने वाले इसको फिल, आप आंसर बताएंगे इसका। तो ये टेबल में कैसे फिल करना है, क्या करना है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सब सीरीज से एटॉमिक नंबर वाइज लगे हुए हैं, तो पहले तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वाली। तो देखो हाइड्रोजन है लिखता बेटा, इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक, हाइड्रोजन है लिखता बेटा भाई कार्टून नेटवर्क, सीएन मतलब कार्टून नेटवर्क, और फनी वीडियो देख रहा हूं, तो इसकी ट्रिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, ये पूरी टेबल हम फिल करेंगे। अगर ये टेबल फिल कर ली ना तो कोई भी क्वेश्चंस जो भी आने वाले एग्जाम में सारे सॉल्व होंगे, टेंशन मत लो, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब इन्होंने बोला है कि प्रोटॉन बताना है इन सब में, तो प्रोटॉन कैसे बताएं, तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो जेड है वो पी के बराबर होता है, कब, हमेशा, जेड इज इक्वल टू पी हमेशा होता है, ये बात पता है ना। तो यानी कि जो जेड है वो मैं पी भी लिख सकता हूँ, जेड बराबर पी अगर होता है तो जो भी जेड वाले कॉलम में लिखा हुआ मैं पी में भी लिख सकता हूँ, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब अगर बात करें मास नंबर की, क्योंकि न्यूट्रॉन तो पहले से फिल है, अब आप बोलोगे कि न्यूट्रॉन के पहले से फिल है, भाई एग्जाम में दे रखा हुआ, टेंशन मत लो, एग्जाम में न्यूट्रॉन दे रखा होता है, मास नंबर निकालने के लिए बोलते हैं, तब कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर यानी ए
और अभी भी हम पढ़ के आए कि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने पे आता है। तो भाई सिंपल तो है, दोनों को जोड़ दो। तो हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ये बात आपको एक तरह से याद रखनी कि जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन के बिना होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि बाकी सब में न्यूट्रॉन होते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या आ जाएगा, 1 और 0 1, और इसका 2 2 4, हीलियम का 4 आ गया, 3 और 7 3 और 4 7, और फिर उसके बाद 4 और 5 9 आ गया, 5 और 6 11 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, 7 और 7 14 आ गया, 8 और 8 16 आ गया, 9 और 10 19 आ गया, और 10 और 10 20 आ गया। अब ये इसके मास नंबर आ गए। तो ये वाली टेबल भी हमने फिल कर ली। बस हमें ये पता होना चाहिए था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ेंगे तो मास नंबर आ जाएगा, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले। तो एक चीज याद रखो, मैंने ये भी आपको बोला था कि जेड जो है हमेशा ई के बराबर होता है, हमेशा जेड हमेशा ई के बराबर होता है नहीं, सिर्फ जो अनचार्ज स्पीसीज होती है, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल मतलब जैसे प्लस माइनस नहीं लगा रहता वो वाले, तो न्यूट्रल वाले में क्या होता है, जेड जो है ई के बराबर होता है। तो जो जेड वाले कॉलम में लिखा है क्या वही ई वाले में भी लिख दूं, हाँ सेम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 है, बोरॉन में 5 है, ऐसे करके नियोन में 10 है ना। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि सबसे इंपोर्टेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, क्योंकि यही सीखने के लिए हम इस लेक्चर में आए हैं, जो कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और यही एक नई चीज है जो आप यहाँ पे सीखोगे, देखो क्या है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भाई 4 कमरे होते हैं। पहले वाले कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद रखो पहले वाले कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाले कमरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तीसरे वाले कमरे में 18 आ सकते हैं, चौथे वाले में 32 आ सकते हैं। 2 8 18 32 है ना, मैंने बोला था। तो वो याद करने के लिए फिर उसके बाद अब देखें अगर तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1। पहला कमरा नहीं भराना कोई बात नहीं, पर इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। अब दूसरा वाला देखो हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, बट खत्म अब, क्योंकि हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब 3 जो लिथियम है, लिथियम में क्या होगा, पहले वाले कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बचे कितने अब 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है, पहले वाले कमरे में 2 को डाल दिया तो बचा 1, उसको अगले कमरे में डालेंगे, यानी कि हीलियम के एल वाले कमरे में कमरा नंबर 2 में हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो जो जिसका 4 है इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 है, बेरिलियम में 4 है, तो पहले वाले कमरे में 2 डाला, अब कितने बच गए, 2 और बच गए, तो अगले वाले कमरे में डाल देंगे इसको। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन वाले को, तो पहले वाले कमरे में सिर्फ 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 डाल दिया, और बाकी 3 बच गया, फिर इसमें 2 और बाकी 4 बच गया, फिर इसमें 2 और बाकी 5 बच गया, फिर इसमें 2 और बाकी 6 बच गया, फिर इसमें 2 और बाकी 7 बच गया, फिर इसमें 2 बाकी 8 बच गया। अब आई मेन चीज जो कि है वैलेंसी, कि भाई वैलेंसी कैसे निकालते हैं, समझ ही नहीं आता कि वैलेंसी क्या है क्या नहीं है, कैसे निकालो। तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली थी, क्या याद है, मैंने बोला था कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से लेकर 4 के बीच में हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबसे बाहर वाला जो कमरा है, तो सबसे बाहर वाला कमरा कौन सा है, इसका सबसे बाहर वाला कमरा ये है, इसका बाहर वाला कमरा ये है, इसका ये है, इसका ये बाहर वाला कमरा है। तो बाहर वाले कमरे में अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। पहले तो आप एक काम करो, इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन है, इनकी बात नहीं करते अभी, मैं बताऊंगा इसमें क्या चीज लगेगी, क्या होगा क्या नहीं, बाकी इसकी बात करते हैं। इसमें बाहर वाले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। इसमें बाहर वाले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो गई। इसमें बाहर वाले में 3, तो वैलेंसी भी 3 हो गई। इसमें बाहर वाले में 4, तो वैलेंसी भी 4 हो गई। इसमें बाहर वाले में 5, अब 5 से 8 के बीच में होता है तो कैसे निकालते हैं, तो 8 माइनस नंबर, यानी 8 में से 5 गए तो इसकी वैलेंसी कितनी आई 3, तो 3 इसकी वैलेंसी आ गई। और ये है 6, आउटर मोस्ट में 6 है, तो 8 माइनस 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2। ये है 7, तो 8 माइनस 7, तो इसकी वैलेंसी 1 आ गई। और ये है 8 माइनस 8, इसकी वैलेंसी 0 आ गई। अब जिसकी वैलेंसी 0 होती है, ये चीज याद रखना, जिसकी वैलेंसी 0 होती है उसको कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस कहते हैं उसको, ठीक है। अब
इसकी बात करते कि भाई देखो हाइड्रोजन और हीलियम ना थोड़े अजीब टाइप के इंसान है। ये कहते हैं भाई मुझे जो बाहर वाला मेरा कमरा है उसमें मेरे को बस अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए भर जाए तो मैं खुश हूं, उतने में मैं खुश हूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 में ही खुश हूं। तो वो कहता है भाई कि मैं अगर मुझे इस वाले कमरे में इस वाले कमरे को भरना है, अपने इस वाले कमरे को भरना है, हाइड्रोजन कहता है इसको भरना है, हीलियम कहता है इसको भरना है, तो इन वाले कमरे को भरना है। तो हाइड्रोजन को अगर इस वाले कमरे को भरना है तो भरना मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है ही, 1 इलेक्ट्रॉन और अगर लेके आ जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैलेंसी होती है 1। और हीलियम की बात करो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई ये तो पहले से भरा हुआ है, इसका लास्ट वाला कमरा पहले से भरा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। 2 नहीं होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला कमरा इसका भरा हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ये ना एक्सेप्शन है, और इसका 0 नोबल गैस 0 है इसकी वैलेंसी, तो इसको भी हम नोबल गैस बोलते हैं। जिसकी वैलेंसी 0 उसको कहते हैं नोबल गैस, या इनर्ट गैस भी कहते हैं उसको। अब ना ये तो हमने देख लिया कि 10 तक के एटॉमिक नंबर हो गए। अब आगे के देखते हैं, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब है ना 18 तक, उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ऑर्गन तक, ये 18 तक आपकी बुक में दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर इसका जो है 11, 12 ये तो है, 18 तक है, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन भी होता है, तो प्रोटॉन में वही लिख दिया। अब जो एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन था वही इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है सारे के सारे, किसी में प्लस माइनस लगा है नहीं, तो सारे न्यूट्रल है, तो सेम वही लिख दिया उसमें मैंने। अब जो न्यूट्रॉन की जो संख्या है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के नंबर्स वो दे रखे हैं। तो अब हम मास नंबर निकालते हैं। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर वाली टेबल आप खुद भी भर सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 11 और 12 कितने हो गए? 23, 12 और 12 24, 13 और 14 कितने हुए? 27, 14 और 14 28, 15 और 16 31 हो गए, 16 और 16 32 हो गए, 17 और 18 35 हो गए, और 18 और 22 40 हो गए। तो ये इसके मास नंबर निकल गए। अब मेन चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होता है? तो देखो अगर 11 है तो पहले वाले कमरे में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, हाँ ठीक है, और उसके बाद अगले वाले कमरे में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, तो 2 8 हो गए, 10 हो गए। अभी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 11 इलेक्ट्रॉन थे, अभी पहले वाले कमरे में 2 डाले, दूसरे वाले में 8 डाले, तो 10 डाल दिए, बच गया 1। वो कहाँ जाएगा? वो उसके अगले वाले कमरे में जाएगा। यानी कि K में अगर 2 है, L में अगर 8 है, तो अगला वाला कमरा कौन सा है? M, उसमें बाकी बचा हुआ जाएगा, यानी 1। मैं ऐसे करके क्यों भर रहा हूं? मैं पहले अंदर को पूरा भरूंगा ना, अंदर वाले को, तभी तो बाहर जाऊंगा, सिंपल। तो अब इसमें देखें तो अगर हम, तो 2 8 ये दोनों कमरे भर गए, बच गया 2, ठीक है। 2 8 ये दोनों कमरे भर गए, बच गया 3, 2 8 ये दोनों कमरे भर गए, बच गया 4, 2 8 ये दोनों कमरे भी भर गए, बच गया 5। इसका होगा 2 8 6, इसका होगा 2 8 7। देखो आपको समझ आ रहा है ना? कमेंट करके बता देना प्लीज कि समझ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे 2 8 8, ठीक है। अब मेन चीज है इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर आउटर मोस्ट सेल, ये आउटर मोस्ट सेल है, अगर आउटर मोस्ट सेल में लास्ट में अगर 1 से 4 तक है तो वही उसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4। बट अगर 5 से 8 हो तब हम 8 माइनस नंबर करते हैं, यानी 8 माइनस 5, क्या इसकी वैलेंसी 3 आई। अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये इसकी वैलेंसी 3 आई, और ये है कौन? ये है कौन? ये फास्फोरस है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब ये फास्फोरस है ना, फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर है कैपेसिटी उतनी कंबाइन करने की, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। तो फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 3 और 5 दोनों होती है, ठीक है। एग्जाम में दोनों एक साथ आ ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, ठीक है। और अगर आ भी जाए तो आप 3 को ज्यादा लगाओगे। देन उसके बाद ये इसमें लास्ट में 6 है, तो 8 माइनस 6 इसकी वैलेंसी आई 2, ये 8 माइनस 7 इसकी वैलेंसी आई 1, ये 8 माइनस 8 इसकी वैलेंसी आई 0। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा गैस बोलते हैं इसको? कौन सा गैस बोलते हैं? अरे कमेंट में बता दो यार, कौन सा गैस बोलते हैं जल्दी से। तो अब ये वाला सवाल देखो, एकदम हलवा सवाल है। कैसे हलवा मतलब कैसे? देखो आपने पढ़ा है ना कि जो X होता है वो एटॉमिक का, एटम जो होता है उसका सिंबल होता है, और ऊपर जो हम लिखते हैं वो A लिखते हैं और नीचे Z लिखते हैं, और Z जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ये भी पता है। और जो A होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर आता है,
ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं। इन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन बोला कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फाइंड करो। भाई ऐसे सवाल एग्जाम में भी आते हैं, तो क्वेश्चन ये है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना, तो कैसे करें। तो भाई जो नीचे लिखा था वो क्या होता है, वो जेड होता है, और जेड हमेशा पी के बराबर होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन बोल दो भाई, प्रोटॉन 11 है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। क्यों भाई, क्यों इलेक्ट्रॉन 11 क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जेड बराबर पी, और प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। किसमें, जब कोई चीज न्यूट्रल होगी, तो इसमें कहीं भी सोडियम प्लस या माइनस कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है ऐसा, तो उसपे कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल होता है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, इतना याद रखो। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकाले। तो भाई ये जो इन्होंने दे रखा है ऊपर, ये 23 जो है, ये क्या है, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों है, ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 23। तो 23 बराबर प्रोटॉन कितने 11, और न्यूट्रॉन क्या, यहां से न्यूट्रॉन नहीं निकाल लेंगे अब हम। तो 23 बराबर 11 में क्या जोड़ू, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, न्यूट्रॉन आ गया 12। तो न्यूट्रॉन 12 आ गया, इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 11 आ गया। सिंपल, सवाल आसान था ना। अब दूसरा वाला सवाल जो है वो मुझे आप करके दिखाओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप इसका जवाब दो, पता तो चले कि आपको सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं बनाए जा रहा हूं और आप कर भी नहीं रहे। तो इसका आंसर कमेंट करो। इसमें प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन तो 17 दिख रहे हैं। अब उसके बाद न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर और उड़ा दो इस सवाल को जल्दी से। अब ना आइसोटोप और आइसोबार ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, वही वाला टॉपिक आ गया। तो समझो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है समान, यानी सेम, यानी बराबर। तो बराबर क्या, आइसोटोप, पो टोप, पा में पी आ रहा है, तो जो पी है, वो जो पी है एक्चुअल में पी क्या होता है, पी मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर। इससे हमें पता है डेफिनेशन क्या थी एटॉमिक नंबर की, प्रोटॉन। तो आइसोटोप मतलब पी, पी यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि मास नंबर डिफरेंट। बस आप एक चीज याद रखो कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, पी सेम होता है, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है। एग्जांपल क्या है इसका, देखो ध्यान से एग्जांपल देखो। सब में नीचे जो लिखा होता है वो प्रोटॉन होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, सब में सेम है, सब में 1 है ना। बस चेंज हो रहा है तो ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर, सिंपल, चेंज हो रहा है वो। और इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम, ये भी याद रख लेना। अगर नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्लोरीन की बात करो, देखो यहाँ पे जेड होता है यानी प्रोटॉन होता है, 17 प्रोटॉन 17 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन सेम यानी एटॉमिक नंबर सेम है ना। और ये 35 और ये 37, तो ये दोनों अलग अलग है यानी मास नंबर डिफरेंट है। तो ये वाले कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप मतलब पी, पी जो प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, सिंपल। अब आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर। देखो आइसोबार, बा में बा, आ यानी ए क्या होता है, मास नंबर है ना, तो उसमें मास नंबर सेम होता है, और जो एटॉमिक नंबर और डिफरेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एग्जांपल देखो, जैसे ऊपर देखो 40 कैल्शियम में, आर्गन में भी 40, तो दोनों 40 सेम, मास नंबर सेम, मास नंबर यानी ए सेम यानी कि आइसोबार है ना। और उसके बाद सोडियम की बात करें 24 ये दोनों है इसमें, तो ऊपर के मास नंबर सेम, मास नंबर यानी ए सेम यानी आइसोबार। बस सिंपल सा अंतर है इसमें, इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, आइसोटोप के कुछ यूजेस भी होते हैं कि भाई इसका यूज करने लग गए अब हम आइसोटोप का। तो यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं, देखो यूरेनियम में यहाँ पे यू है, और न्यूक्लियर में भी यहाँ पे यू है, तो न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर और फ्यूल में भी यू है। तो न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर में यूरेनियम का यूज किया जाता है, वो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है ना उसका यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर में। और कोबाल्ट, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर, तो कोबाल्ट का यूज कैंसर ट्रीटमेंट में। आयोडीन देखो आई, और गाइटर में भी आई आ रहा है, तो आयोडीन जो है गाइटर के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज किया जाता है। देन उसके बाद कार्बन ये कार्बन डेटिंग टेक्निक में यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक पत्थर कहीं पड़ा हुआ है, तो मुझे उसकी उम्र निकालने की, भाई कितना पुराना पत्थर है ये, 4-5 साल, कितने साल हो गए, 100 साल, तो मैं कार्बन डेटिंग करता हूं, तो उसका यूज करा जाता है इसके आइसोटोप का। अब ना एक प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, साइंटिस्ट ना ये कहते हैं, अभी हमने देखा कि भाई ये जो आइसोटोप है, आइसोटोप में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई उसके मास नंबर अलग अलग होते हैं। यानी कि क्लोरीन का 35 और 37 था, 35 और 37 दोनों अलग अलग थे। अब साइंटिस्ट बोले भाई तुम कह रहे हो मास नंबर 35 है, तुम कह रहे हो मास नंबर 37 है, तो कुछ एवरेज तो बता दो। एवरेज यानी कि ऐसे बोलो ना,
कोई फिक्स नंबर हो ना, ऐसे क्या बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो 35 है, कभी बोल रहे हो 37 है, ये थोड़ी ना होता है भाई, कोई फिक्स नंबर बताओ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, जो अलग अलग आइसोटोप होते हैं क्योंकि उसके मास नंबर अलग है, तो हम क्या करते हैं उन सबका एवरेज करते हैं कि भाई ये कितना परसेंट है। तो हमने ये देखा ना कि जो क्लोरीन 35 वाला होता है वो अगर मान लो कहीं क्लोरीन रखा हुआ है, तो क्लोरीन जो 35 वाला होता है, मास नंबर 35 वाला, वो 75% देखा गया। वो कितना देखा गया, वो 75%। लेकिन जो क्लोरीन 37 वाला है ना, उसको 25% ही देखा गया। मतलब सबसे कम, अपनी दुनिया में सबसे कम क्लोरीन 37 वाला पाया जाता है, जो कि 25% है, जबकि 35 वाला वो ज्यादा पाया जाता है, यानी 75%। तो इन्होंने बोला यार इसका ना एवरेज निकालो, एवरेज एटॉमिक मास ना, इसका एवरेज निकालो। हमें ये मत बताओ कि इसका 35 है 37, कोई फिक्स नंबर दे दो भाई। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, इन्होंने कहा कि भाई कुछ मत करो, एवरेज निकालना है तो आप ऐसा करो, ये जो 35 वाला है, जो 35 वाला क्लोरीन है वो कितना है, वो 75% है। तो ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, और प्लस में तुम अच्छा 37 वाला बताओ कितना है, 37 वाला 25 है, तो 25 बटे 100 कर दो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आने वाला है, वो आएगा 35.5। तो भाई ये जो क्लोरीन है ना, उसका मास नंबर 35.5 है। अगर ये डायरेक्ट ही आपको बता देते 35.5, तो फिर आप तो ये बोलते कि न्यूट्रॉन जो है वो आधा कैसे हो गया, प्रोटॉन जो है वो आधा कैसे हो गया, क्योंकि भाई मास नंबर क्या होता है, मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने पे आता है ना। फिर बोलते प्रोटॉन आधा कैसे हो गया, तो इसीलिए एवरेज निकालते हैं इसका। तो 35.5 कब आया, क्लोरीन का एवरेज करके आया, वो एकदम से नहीं आया। अब ठीक है, सारे के सारे थ्योरी वाले पोर्शन खत्म हो गए, लेकिन इतना करने से क्या काम हो जाएगा एग्जाम में, नहीं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे कि किस तरह के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में। अब देखो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं किस तरह के एमसीक्यू आया। तो बोला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो भाई, सोडियम 23 में और मैग्नीशियम 24 में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे बताते हैं, तो याद करो, जो ए होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे, पी इधर चला जाएगा, तो जो मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन को हम माइनस कर देंगे, जो मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखो मास नंबर ऊपर लिखा होता है, मास नंबर ऊपर लिखा होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो नीचे होता है, क्योंकि जेड है ना, जेड यानी प्रोटॉन, सिंपल। तो ऊपर वाले में से 23 में से नीचे वाला घटा दूं, 23 में से 11 तो 12 आएगा, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 12 न्यूट्रॉन, और इसमें 24 में से 12 गए तो फिर 12 न्यूट्रॉन, तो 12 ऑप्शन किसमें, बी में। ठीक है, इस तरह से निकालना है इसका आंसर। तो समझ आया, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो ऊपर मास नंबर होता है, नीचे प्रोटॉन होता है, तो मास नंबर में से प्रोटॉन घटा देंगे तो 12 आएगा, इसमें भी मास नंबर से प्रोटॉन घटाया तो 12 आया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक एटम है जिसमें 19 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 21 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर बता दो। भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिंपल। तो कितने प्रोटॉन है, 19, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 19। बस ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या फालतू में दे रखे हैं, हमारा मतलब वो पागल समझा है क्या, न्यूट्रॉन ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन 21 न्यूट्रॉन ऐसा फालतू में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझना, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है अगर किसी बंदे का एटॉमिक नंबर 20 है। किसी बंदे का मतलब क्या, बंदे मतलब ये नहीं आपके दोस्त वगैरह, उनका नहीं, कैल्शियम है ये ना एक एलिमेंट है कैल्शियम, मेरे को नाम पता, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस ये बताने कि 20 है। तो अगर 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके के एल एम एन सेल होते हैं, ठीक। तो के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, एल में कितने आ सकते हैं, 8, एम में कितने आ सकते हैं, एम में 8 डालूंगा मैं। अब आप बोलोगे एम में तो 18 आते हैं। देखो आपकी बात एकदम सही है, और ये 2 है, आपकी बात एकदम सही है, बट ये समझो कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम ये कहता है भाई कि तू मेरे अंदर 18 डालेगा बट मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, अपने आसपास के ऐसे दोस्त नहीं होते चुन्नू नाम के, जो मतलब जिसको बोलो कि भाई तू मतलब तू एक बार में कितने बंदों को मार देगा, तो वो बोलेगा मैं तो एक बार में 20 बंदों को मार दूंगा। बट जब बंदे एक्चुअल में आएंगे उसके सामने, तो वो तो सिर्फ 2 में ढेर हो जाएगा, बोलेगा बस भाई बहुत बहुत हो गया, 2 को मार लिया ना, बहुत हो गया। ऐसे कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी कहता भाई 18 तो आ सकते हैं मेरे तीसरे सेल में, लेकिन मैं 18 नहीं लूंगा, मैं मैक्सिमम 8 ही ले सकता हूं। तो जो कैल्शियम होता है, जो 20 वाला होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है
2882 देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 अब 2 बच गए तो 2 अगले वाले में भेज दिए। ये वही है जो चुन्नू दोस्त होता है ना जो कहता है कि 20 से लड़ लूंगा पर 2 से लड़के ढेर हो जाता है। तो वैसे कैल्शियम की कैपेसिटी 18 रख सकता था लेकिन रखा कितना, सिर्फ 8। ठीक है, तो 2882 ये कौन से वाले ऑप्शन में है, 2882 ये रहा 2882, तो ये ऑप्शन है इसका सी, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला है कि आइसोटॉप्स है, जो आइसोटॉप्स होते हैं उसकी खास बात क्या होती है। तो पहले आपने एक चीज याद रखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आयन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो ये मैं कराऊंगा, पहले एक चीज समझो आप, वो ये है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स उसका आइसोटॉप पी यानी जेड यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटॉप का। तो आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो सेम होती है, ये चीज आप याद रखो। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम यानी कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम, जबकि फिजिकल डिफरेंट। एक चीज याद हो गई तो दूसरी उसकी उल्टी याद हो गई। फिर उसके बाद आइसोबार में आइसोटॉप का उल्टा, आइसोटॉप में क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, तो आइसोबार में क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। देन उसके बाद उसकी डिफरेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोबार्स की। तो आप बस एक चीज याद रखो कि आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बोला आइसोटॉप में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं। आइसोटॉप में डिफरेंट केमिकल, नहीं, सही सेम होती है भाई, डिफरेंट थोड़ी ना होती है। फिर सेम एटॉमिक नंबर, हाँ ये सही है कि आइसोटॉप, आइसो यानी समान पी समान यानी कि जेड समान यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला डिफाइन आइसोबार। तो अभी तो पढ़ के आए आइसोबार क्या होता है, आइसोबार आ यानी कि मास नंबर, तो मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसे आइसोबार कहते हैं। फिर पूछा इन्होंने, डू आइसोबार्स हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक आइसोटॉप्स, ऐसे पूछा क्या जो आइसोबार होता है उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आइसोटॉप जैसी होती है। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आइसोबार में तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, इसीलिए तो एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है इसीलिए। ठीक है, और बाकी आप ये बोल सकते हो कि मास नंबर सेम है, ऐसा ऐसा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप बोल दो कि मास नंबर सेम इन आइसोबार्स, ऐसे एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैग्नीशियम को उड़ा दिया भाई। देखो जो मैग्नीशियम है, इन्होंने मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी दिया है। मैग्नीशियम जो है वो 12 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे मैग्नीशियम की। देखो मैग्नीशियम 2+ की बात नहीं कर रहा अभी मैं, पहले मैग्नीशियम की बात करो, पहले मैग्नीशियम की बात करते हैं फिर 2+ पे आएंगे। तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैग्नीशियम की, 2+ नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, और क्योंकि ये अनचार्ज्ड है यानी कि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कमरे बाई कमरे, तो पहले वाले कमरे में मैक्सिमम 2 बंदे आते हैं, दूसरे वाले कमरे में मैक्सिमम 8 आते हैं, बच गए कितने, 2। तो 2 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, बट ये Mg का है, हमें Mg2+ का निकालना है। तो वो कैसे निकाले, देखो पहले तो समझो Mg2+ का मतलब क्या होता है। तो Mg2+ का मतलब होता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके फेंक दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मेरे पास ये एटम है और मेरे पास ये अंदर, ये मैग्नीशियम की बात करा तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले के पास कितने, 8 है, 3 4 5 6 7 8 है, और बाहर वाले के पास 2 है। तो मेरे लिए 1 2 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे में से किस कमरे में से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना ज्यादा आसान होगा। मैं अंदर क्यों जाऊं, इतना अंदर क्यों जाऊं, क्योंकि अंदर जाने में मेरे को ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दूंगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालने, क्योंकि 2+ है, तो 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके फेंक दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल के फेंकूंगा यानी आउटर मोस्ट सेल से, यानी कि क्या ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन में हटा दूंगा यहाँ से, हाँ, तो Mg2+ क्या होगा, तो Mg2+ हो जाएगा 2 8 तो सेम है, लेकिन ये वाला जो सेल है अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 8 0, जिसको आप 2 8 भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्वेश्चन है, एन एटम, एक एटम है, एलिमेंट, उसका जो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है M सेल में। जो M सेल होता है, कौन कौन से सेल होते हैं, K L और M। तो M सेल में इन्होंने बोला है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें बताओ, राइट डाउन क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो बड़ा आसान है, क्यों, अगर ये कह रहे हैं M में 6 है, इसका मतलब इन्होंने अंदर वालों को पहले भर दिया,
क्योंकि मैंने बताया था कि बोर-बरी का रूल एक ये नहीं था कि बाहर वाले जब भी भरेंगे, बाहर वाले जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर वाले में, जब अंदर वाले भर जाएंगे तो अंदर वालों को भर दो। तो अंदर वालों को भरने के लिए एल में मैक्सिमम 8 होते हैं और के में मैक्सिमम 2 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 6। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सवाल तो हो गया। सेकंड वाला है ड्रॉ करो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा। तो पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा पहला कमरा, 1 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कमरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कमरे में जो लास्ट वाला एम कमरा है उसमें 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो बन गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, वैलेंसी पूछा है एलिमेंट का। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, याद है वैलेंसी। अच्छा, जो आउटर मोस्ट होता है, अगर आउटर मोस्ट 5 से ज्यादा हो तो 8 में से वो नंबर माइनस हो जाता है, यानी कि ये 6 है तो 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो वैलेंसी कितनी आ गई 2। तो वैलेंसी भी निकल गई 2, है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने ना आपके साइंस के क्लास 9th के और भी चैप्टर्स कवर कराए हैं। आप एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं तो उस लेक्चर को जाके जरूर देखिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स हो। तो अगर आपको वो लेक्चर देखने हैं, जो भी प्लेलिस्ट है पूरे चैप्टर्स की साइंस की, तो वो देखना है तो वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके उन लेक्चर्स को देखो और पढ़ो अच्छे से, ताकि एग्जाम में अच्छे से करके आ पाओ। बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम।